जय हिंद। परीक्षा ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, परीक्षा ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने परीक्षा की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे हौसले के साथ टिक सके। तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। इस बार परीक्षा को अपनी औकात दिखाना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देना है इस बार। बिल्कुल, परीक्षा के खोपड़ी में इस बार छेद कर देना है, इस तरह से तैयारी करना है। तो स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, साइंस का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्कशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है ग्रुप डिस्कशन का, जिसमें हमने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन किए हैं, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। कम समय में ज़बरदस्त तैयारी चल रहा है। आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। आप 20-25 दिन ही बचा है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर कैसा अपक्षेप बनता है? तो श्वेत बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है, श्वेत अपक्षेप बनता है, उसका रंग श्वेत होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? N2 यानी नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है कि वो उसे मतलब ज़्यादा दिन तक उसे ताज़ा रखता है। नाइट्रोजन उससे खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है, वो ताज़ा रखता है और ख़राब नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बाज़ार में बिकने वाले चिप्स में जो चिप्स की थैली होता है उसमें ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, यानी N2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू को से काटा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। बिल्कुल सही है, लिथियम को ही चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसे नोट कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। हो सकता है लिथियम की जगह पोटेशियम दे दे या सोडियम दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? Hg यानी पारा। Hg क्या होता है? तो पारा होता है। सीने बार जो है पारा का अयस्क होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ मैं इसके अयस्क का नाम बता रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ अयस्कों के नाम बता रहे हैं तो आपको नोट कर लेना है। लोहा का अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट होता है। लोहा का अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट होता है। पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको नोट करते हुए चलना है। सीने बार किसका अयस्क? ये तो मैंने बता दिया, पारा का है। लोहा का अयस्क क्या हो जाएगा? तो हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 आपको नोट करते हुए चलना है। सीसा किसका अयस्क क्या हो जाएगा? गैलेना। सीसा का अयस्क हो जाएगा गलेना। PbS इसका सूत्र हो जाएगा। सीसा का अयस्क गलेना, इसका सूत्र हो जाएगा PbS। नोट करते हुए चलना है। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। नोट करते हुए चलना है। इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3 × MgCO3। इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3 × MgCO3। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा मैग्नेसाइट, MgCO3। नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को रोककर धीरे धीरे नोट करते हुए चलिएगा।
एल्युमिनियम 100% क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या? तो बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 Al2O3 इंटू 2H2O। सोडियम का अयस्क हो जाएगा। सोडियम का अयस्क क्या होगा? तो चिली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अब टीन का अयस्क क्या हो जाएगा? तो कैसीटेरिका टीन का अयस्क हो जाएगा कैसीटेरिका। तो इन सभी बातों को इसे बारी बारी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकें। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो C2H4 यानी हो जाएगा एथिलीन। C2H4 जो होता है एथिलीन होता है। इसका IUPAC नाम होता है एथेन। IUPAC नाम हो जाएगा C2H4 का IUPAC नाम हो जाएगा एथेन, और C2H4 यानी एथिलीन। आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? क्या होता है? मिथॉक्सीमीथेन। बिल्कुल सही है। डाई मिथाइल ईथर का नाम होता है मिथॉक्सीमीथेन। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? 7 गुणों पर कार्य किया था। बिल्कुल सही है। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7 गुणों पर कार्य किया था। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। तो एक हार्मोन है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। बिल्कुल सही है, श्वसन है जो कि उपचयन अभिक्रिया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। बिल्कुल सही है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। आपको ध्यान में रखना है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी के फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। बिल्कुल सही है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा धोने वाला सोडा का? तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। बिल्कुल सही है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको ध्यान में रखना है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जो 7 से ऊपर जिसका pH मान रहेगा ना वो क्षार यानी भस्म कहलाता है। और 7 से नीचे जिसका pH मान रहेगा ना वो अम्ल कहलाता है। और 7 के बराबर जो रहेगा ना वो उदासीन रहता है। आपको यहाँ पे जल की बात किया गया है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है वो आपको बताना है। तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। ठीक है, तो B और C जल में घुलनशील है। बाकी बात जितना A है उसका K है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? टमाटर। बिल्कुल सही है, टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपने सुना होगा कि पथरी होता है, पथरी पेट में हो जाता है ना, वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही पेट में पथरी होता है। टमाटर के बीच जो आप खाइएगा ना, बीज जो होता है, कच्चा टमाटर आप खाइएगा तो उसमें
वो पथरी बनाता है। तो डॉक्टर सब जो होता है ना, वो टमाटर, कच्चा टमाटर खाने के लिए मना करता है और कम टमाटर खाने के लिए मना करता है, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल उसमें होता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पेट में पथरी बनाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम। सोडियम। इसमें दिया हुआ है Na होता है सोडियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। सबसे कम गलनांक होता है मतलब कि तो सबसे कम होता है, उससे भी कम और होता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है कि जो ऑप्शन जो दिया गया उसमें से सबसे कम किसका है। तो यहाँ पे सोडियम होगा। तो हाँ, ऑप्शन के अनुसार चलना है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से चुनना रहता है। यहाँ पे लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब है, कॉपर है, तो इसमें से सबसे कम तो हो जाएगा इसका ही क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, बिल्कुल सही है। उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन सा वो धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही है जो कि दहन चमकदार दहन के साथ श्वेत प्रकाश देता है। आपको संकेत भी याद करते हुए चलना है, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के संकेत जानिएगा, उसके बाद तो उसको ऑप्शन में टिक कर पाइएगा। क्या कि यहाँ पे Mg दिया गया है, आपको पता नहीं है कि कौन होगा Mg मतलब, तो उसको भी याद करना है संकेत को। Mg यानी मैग्नीशियम होता है। L पूछ ले तो एल्युमिनियम, Fe पूछ ले तो लोहा, क्या Ca पूछ ले तो कैल्शियम हो जाएगा। ये संकेत भी बहुत मायने रखता है, तो आपको ये फंसाने के लिए दे देगा। संकेत पूछवे करेगा, उसको पूरा नाम नहीं देगा, संकेत पूछवे करेगा। ये फंसाने के लिए ऐसा दे देता है, मैग्नीशियम ना देकर आपको Mg लिख देगा। तो ध्यान में रखिएगा, संकेत भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? आहार नली में। आहार नली में, बिल्कुल सही है। कर्मा कुंचन गति जो होती है आहार नली में पाई जाती है। कर्मा कुंचन नली का गति की बात किया जाए तो वो जो है कुंचन यानी कि गोल गोल आकार के बना हुआ रहता है, जो कि वैसा बनते बनते आहार नली के द्वारा जो है स्टमक में भोजन जाता है, उसी के माध्यम से जाता है, उसी को कर्मा कुंचन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टैनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में, बिल्कुल सही है। टैनिन जो मुख्यतः होता है वृक्ष के छाल में पाया जाता है। और कौन से वृक्ष में पाया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष में। सिनकोना के वृक्ष के छाल से ही, मतलब छाल में ही टैनिन मुख्यतः पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन कितनी होती है? तो 70 से 80 प्रति मिनट। 70 से 80 प्रति मिनट। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय का धड़कन जो होता है 70 से 80 प्रति मिनट होता है। आपने सुना होगा कि 72 बार, 1 मिनट में हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। तो अगर आपको अगर बात किया जाए कि 1 मिनट में श्वास कितना बार लेता है, तो 15 से 18 बार लेता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, सांस 15 से 18 बार। वही अगर बच्चा है तो 18 से लेकर के 25 बार 30 बार तक ले सकता है। ठीक है, लेकिन वयस्क की बात किया जाए तो 15 से 18 बार ही सांस लेता है 1 मिनट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य व्यक्ति का हृदय का जो धड़कन होता है ना, वो 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। तो आपको ध्यान में रखना है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा। बिल्कुल सही है, रुधिर चाप जो है कि नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान में रखना है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र द्वारा। रंध्र द्वारा, बिल्कुल सही। रंध्र के द्वारा ही पत्तियों का में जो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा ही होता है। और रंध्र क्या है? तो रंध्र जो है पत्तियों में छोटा छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है। ऐसे देखिएगा तो पत्तियों में पता नहीं चलेगा छिद्र है कि नहीं है, लेकिन उसको बारीक से देखिएगा तो कहीं कहीं पे उसके पॉइंट बना हुआ दिखाई देगा। छिद्र तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन पॉइंट बना हुआ दिखाई देगा, वही छिद्र है उसका पत्ती का। उसी के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होते रहता है, रंध्र के द्वारा। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। यकृत, यकृत यानी लीवर में। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो लीवर में स्रावित होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। फूलों द्वारा, बिल्कुल सही है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों द्वारा होता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6। तो बिल्कुल सही है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सामान्य अनुशीतल रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतल रक्तदाब होता है 80 mm। 80 mm, बिल्कुल सही है। 80 mm सामान्य अनुशीतल रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरू रज्जु कहलाता है। मेरू रज्जु कहलाता है मेडुला, बिल्कुल सही है। मेरू रज्जु जो निकलता है, मेरू रज्जु निकलता है मेडुला के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, मेरू रज्जु किसके द्वारा निकलता है? तो मेडुला के द्वारा ही निकलता है मेरू रज्जु। मेरू रज्जु में ही प्रतिवर्ती चाप पाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? तो मेरू रज्जु में ही पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? तो मेरू रज्जु में पाया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा, बिल्कुल सही है। विसरण के द्वारा ही एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। क्योंकि कम समय बचा है तो आपको तैयारी और भी ज़ोर शोर से करना है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सके। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए, ऑब्जेक्टिव के कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवाइज आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा प्रतिदिन, तो आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। तो आपको रोज जुड़ना है हमारे साथ अच्छी तैयारी के लिए। तो एक अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।